पिताजी, मेरे रास्ते पे अगर आप भी आओगे तो मैं आपको भी मार दूंगा। पुत्र कालिया, तुमने कल हमारे मित्र वीरभद्र को मार दिया और आज मुझे मारने की बात कर रहे हो। सेनापति, राजकुमार कालिया को काल कोठरी में बंद कर दो। जैसे ही सेनापति कालिया को पकड़ने लगता है, वो आकार में बढ़ने लगता है और एक राक्षस में बदल जाता है। सेनापति, तुम क्या मुझे मारोगे? मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कालिया देखते ही देखते सेनापति को मारकर खा जाता है और राजा, रानी, सैनिक सब वहाँ से भाग जाते हैं। पर ये हो क्या रहा है? राजा का पुत्र राक्षस कैसे बन गया? चलिए चलते हैं कुछ साल पहले के राज्य में। ये राज्य सदियों से खुशहाल था। राजा विक्रमादित्य अपनी रानी पद्मावती और 7 बेटियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। रानी पद्मावती, जो एक नेक दिल जादूगरनी थी और अपनी जादुई शक्तियों को छिपाकर राज्य की सेवा करती थीं, उनका ज्ञान और दया ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। रानी पद्मावती, चाहे हमें कभी कभी पुत्र ना होने की चिंता होती है, पर आपके और हमारी 7 राजकुमारियों के साथ हम बहुत खुश हैं। महाराज, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है कि पुत्र होगा या पुत्री। पुत्री भी पुत्र समान ही हमारा नाम रोशन करेंगी और राज्य की रक्षा करेंगी। जी महारानी। राज्य के दुश्मन ये बात जानते थे कि राजा को पुत्र मोह अभी भी है और वो इसका फायदा उठाना चाहते थे और राज्य को बर्बाद करके लूटना चाहते थे। पर जल्द ही राज्य पर बुरा साया पड़ा। एक दुष्ट जादूगरनी कालिका ने अपने छल से राजा विक्रमादित्य को मोहित कर लिया। राज दरबार में एक सुंदर स्त्री आती है। उसे देखकर सब मोहित हो जाते हैं। हे परम सुंदरी, आप कौन हैं? और आपको कभी देखा नहीं इस राज्य में। राजन, ये तो कोई अप्सरा लगती हैं, जो देवलोक से सीधा यहाँ आई हैं। हे परम प्रतापी राजन, मैं दूर जंगल में रहती हूँ और कल मेरे द्वार पर एक मुनि आए थे। वो आपके राजधर्म से बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने मुझे आपको पुत्र रतन देने की आज्ञा दी है। मंत्री जी, अपनी नई महारानी को उनका कक्ष दिखाइए और हमारे विवाह की तैयारियां शुरू करवाइए। राजा कलिका से विवाह कर लेता है और अब पद्मावती से दूर होने लगता है। 1 वर्ष बीत जाने पर भी जब कोई संतान नहीं होती तो राजा परेशान होने लगता है। महारानी कलिका, पुत्र का सुख अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम परेशान हो गए हैं। महाराज, और ये मिलेगा भी नहीं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? महाराज, क्षमा करें, क्योंकि हमने आपको मुनि की पूरी बात नहीं बताई थी, जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा था। कौन सी बात? उन्होंने कहा था राजा को पुत्र तभी होगा जब राजन पद्मावती और 7 पुत्रियों को वनवास भेज देंगे। हमें माफ कर दीजिए, पर हम आपको बड़ी रानी से दूर नहीं करना चाहते। ये क्या मुश्किल है? पर ठीक है, पुत्र होते ही हम रानी और राजकुमारियों को वापस ले आएंगे। राजा अब रानी पद्मावती और 7 बेटियों को जंगल भेजने की तैयारी करता है। मुझे कालिका से पुत्र चाहिए। तुम और तुम्हारी बेटियां अब इस महल में नहीं रह सकती। महाराज, आप गलती कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके निर्णय को स्वीकार करती हूँ। रानी पद्मावती जानती थी कि राजा जादू के वश में है। उन्होंने चुपचाप 7 राजकुमारियों को लिया और बिना किसी विरोध के महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में जाकर रानी ने अपने जादू से छोटा सा महल बना दिया, जिसमें उनकी पुत्रियां आराम से रह सकें। अब मैं इस राज्य की रानी हूँ। मंत्रीगण,
तुम सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करोगे। नई रानी कालिका ने पूरे राज्य पर कठोर कर लगा दिए और लोगों को सताना शुरू कर दिया। राजा उसकी कठपुतली बन चुका था और राज्य में अंधेरा छा गया। उधर रानी पद्मावती ने अपनी जादुई शक्ति की शिक्षा अपनी बेटियों को देनी शुरू कर दी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल के बीचों बीच अपनी छोटी सी दुनिया बना ली। कुछ समय बाद जादूगरनी कालिका ने जादू से एक दानव पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कालिया था। वो पैदा होते ही अपनी माँ की तरह क्रूर और भयानक था। कालिया बड़ी तेजी से बड़ा होता है और पूरे राज्य में आतंक मचाना शुरू कर देता है। मुझे और खाना चाहिए, और खाना। कालिया जल्द ही इतना अनियंत्रित हो गया कि वो अपनी माँ जादूगरनी कालिका की बात भी नहीं मानता था। राज्य की प्रजा दानव पुत्र और जादूगरनी के करों से त्रस्त थी। तभी एक दुखी नागरिक भागकर रानी पद्मावती के गुप्त ठिकाने पर पहुंचा। मेरे राज्य की ये दुर्दशा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्तियों का सही उपयोग करूं। माँ, हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे। मुझे वचन दो, तुम सब अपनी शक्तियों और एकता से इस राज्य को बचाओगी। कालिया, तुम अपनी माँ को मारोगे। तुम दोनों मेरी भूख हो, मेरा खाना मैं खाऊंगा। कालिया के हमले से बचने के लिए राजा और कालिका महल से भागने लगे। तभी रानी पद्मावती अपनी 7 राजकुमारियों के साथ वहां पहुंचती हैं। किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। राज्य के दुश्मन को यहाँ से जाना होगा, जिंदा या मुर्दा। ये बुढ़िया, ये मुझे रोकेगी और अपनी ये 7 चींटियों के साथ। पद्मावती, पद्मावती, हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। हमने अपने राज्य, अपनी बेटियों और तुम्हें बर्बाद कर दिया। हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। पद्मावती, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचा लो। मैंने ही काले जादू से इस कालिया को जन्म दिया है। मुझे पता है, मैं तुम्हारी शक्तियों के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। महाराज, क्षमा की बात हम बाद में कर लेंगे। पहले मैं राज्य को बचाऊंगी। मैं तुम्हारी माँ नहीं, इस राज्य की रानी हूँ और ये मेरी सेना है, मेरी पुत्रियों की सेना। कालिया पूरी शक्ति से रानी पद्मावती पर हमला करता है। रानी पद्मावती अपनी जादुई ढाल का उपयोग करती है, लेकिन वो टूट रही होती है। तभी एक एक करके 7 राजकुमारियां अपनी शक्तियां माँ की ढाल पर डालती हैं। वो शक्तियां एक साथ मिलकर ढाल से निकलकर कालिया पर पड़ती हैं, जो कालिया को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देती हैं। वो जमीन पर गिर जाता है और फिर हंसते हुए उठने लगता है। इसे देखकर सब परेशान होने लगते हैं। पुत्र कालिया, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी काली शक्ति से बनाकर कुछ ज्यादा ही ताकतवर और घमंडी बना दिया है। पर रानी पद्मावती और महाराज विक्रम की संगत ने मेरे दिल में अच्छाई को पैदा किया है। तुम जितने भी ताकतवर हो, पर मैं तुम्हें बनाने वाली हूँ और अब मैं तुम्हें और विनाश नहीं करने दे सकती। तभी कालिका अपने गले में पहनी मोतियों की माला को जोर से तोड़ देती है, जिसमें कालिया की जान छिपी होती है। नहीं, नहीं माँ, नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं। कालिया पल भर में भस्म हो जाता है और कालिका बहुत रोती है। कालिका, तुमने जो भी गलत काम किया, पर अंत में तुमने सही फैसला लिया, अपने कर्मों का प्रायश्चित भी किया। अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम्हारी शक्ति
प्रेम और सत्य से बनी है। रानी पद्मावती, तुम इस सिंहासन के असली हकदार हो। मुझे राज्य की सेवा करने का मौका दो ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। महाराज, राज्य को अब एक सच्चे राजा की जरूरत है जो अपनी गलतियां स्वीकार करे। राजा ने जादूगरनी कालिका को राज्य की सेवा के लिए उपयोग किया, लेकिन वो अब रानी नहीं थी। रानी पद्मावती और उनकी 7 वीर बेटियों ने राज्य में प्रेम, न्याय और समानता का शासन स्थापित किया। हे भगवान, मेरे बाबा को जल्दी से ठीक कर दीजिए। उनके बिना हमारा पूरा परिवार अधूरा है। ये है भोला, जो अपने खेत में सारा दिन कड़ी मेहनत मजदूरी कर रहा था। तभी वहाँ भोला का बेटा महेश आता है। बाबा, 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 बाबा। अरे क्या हो गया महेश बेटा, इतना घबरा क्यों रहा है तू? बाबा, बाबा, दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आप तुरंत घर पर चलिए। क्या? तभी भोला महेश के साथ भागता हुआ घर आता है, जहाँ उसके बीमार पिता बलराम बिस्तर पर पड़े थे और वहाँ भोला के 2 बड़े भाई कुमार, अजीत और उनकी पत्नियाँ साक्षी, अनीता और भोला की पत्नी साधना, ये सब थे। बाबा, क्या हुआ बाबा? भोला, बाबा ने गांव के मुखिया जी को बुलाया है। क्यों? मैं तुम सबको छोड़कर जा रहा हूँ। बाबा, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। भोला अपने इस परिवार के साथ दामपुर गांव में इस बड़े से घर में रहता है। भोला के दोनों भाई एक कारखाने में काम करते हैं और भोला, जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो बचपन से ही अपने पिता के साथ खेत में काम करता आ रहा है। बलराम इन दिनों एक भयानक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है। तभी गांव का मुखिया दर्पण वहां आता है। हाँ, बोलिए बलराम भाई। मुखिया जी, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी संपत्ति के 3 हिस्से करके अपने बेटों को उनका हिस्सा दे रहा हूँ। बाबा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है बाबा, कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम तीनों भाइयों में संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े हो। मुखिया जी, ये लीजिए मेरी संपत्ति के कागजात। मैंने अपना घर और गाड़ियाँ बड़े बेटे अजीत के नाम पर किया है और खेत और गांव की जमीन कुमार के नाम कर दी है और जो गांव के बाहर मेरी 2 एकड़ बंजर जमीन है वो मैंने भोला के नाम की है। ये सुनकर भोला के होश उड़ जाते हैं। मुझे ये भी नहीं चाहिए बाबा, नहीं चाहिए। आप बस ठीक हो जाए बाबा, ठीक हो जाए। तभी अचानक बलराम की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर उसके बेटे खूब रोने लगते हैं। 2 दिन बाद तो कुमार और भोला, ये घर और गाड़ियाँ बाबा ने मेरे नाम की है, तो अब तुम दोनों मेरे इस घर से चुपचाप निकल जाओ। हाँ तो ठीक है भाई, मैं और साक्षी गांव में नया घर खरीद लेंगे। बाबा ने मेरे नाम खेत और जमीन किए हैं। चलो साक्षी। साक्षी और कुमार वहाँ से चले जाते हैं। साक्षी और अनीता दोनों को संतान नहीं थी। अब भाई, हम कहाँ जाएंगे? बाबा ने तो मेरे हिस्से में केवल छोटी सी बंजर जमीन दी है। तो हम क्या करें? ये घर हमारे हिस्से का है, तो यहाँ केवल हम रहेंगे। तुम अपनी पत्नी और बेटे को लेकर निकलो यहाँ से। तभी भोला, साधना और महेश तीनों घर से बाहर आते हैं। ससुर जी ने अपने बड़े बेटों को इतना सब दिया और जिस बेटे ने उनकी इतनी सेवा की, उन्हें केवल बंजर जमीन दी।
ये अच्छा नहीं किया। हाँ, बाबा ने कुछ सोच समझ कर ही ये किया होगा। अब कहाँ जाएंगे जी? हमारे पास तो घर भी नहीं है। अब जहाँ हमारी बंजर जमीन है वहाँ एक झोपड़ा बना हुआ है, वहीं जाकर रहते हैं। चलो। साधना और भोला अपनी एक बंजर जमीन के पास आते हैं। ये जमीन पूरी बंजर थी। यहाँ ना खेती हो सकती थी और ना ही ये जमीन कभी बिक सकती थी। तभी भोला और उसके परिवार वाले वहाँ बनी एक झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अरे ये जमीन तो किसी काम की है नहीं, ना ये बिक पाएगी ना इस पर खेती हो पाएगी। मुझे गांव में कोई न कोई दूसरा काम देखना होगा। साधना। बलराम के इस इंसाफ से उसके 2 बच्चे तो खुश थे, पर छोटा बेटा वो नाखुश था। रात का समय कुमार साक्षी अजीत के घर आते हैं। अजीत भाई हमने गांव में एक बड़ा घर खरीद लिया है। वैसे मानना पड़ेगा आप दोनों भाइयों को, अपने पिता को डरा धमकाकर आप दोनों ने उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और भोला को बंजर जमीन दे दी। सब हंसने लगते हैं। ये चाल इन दोनों भाइयों की थी। इन्होंने ही बलराम को डरा धमकाकर सारी संपत्ति हड़प ली थी। अगले दिन ए साधना, मैं गांव में कुछ काम वाम देख कर आता हूँ। तुम महेश के साथ मिट्टी के कुछ बर्तन बना लो, है ना? हाँ। भोला गांव में आकर काम तलाश करता है तो उसे एक कारखाने में अनाज की बोरियां उठाने का काम मिल जाता है। तभी भोला उस कारखाने में काम करने लगता है। इधर दोनों भाई अजीत और कुमार रोज की तरह जुआ खेलने लगते हैं। शाम का समय भोला कारखाने में था। तभी वहाँ बलराम का दोस्त हरिया आता है। अरे भोला बेटा, तू यहाँ मजदूरी क्यों कर रहा है? तभी भोला हरिया को सारी बात बताता है। ओहो, बलराम ने भी एक ऐसा अजीब सा फैसला किया है। बेटा तू दुखी न हो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अब क्या कहूँ, मैं और मेरा परिवार तो रास्ते पर आ गए। बेटा बलराम कभी अपने जीवन में कोई गलत फैसला नहीं करता था। हो सकता है इस फैसले के पीछे भी उसकी कोई न कोई वजह रही होगी। अब क्या कहूँ काका जी, बाबा तो हमको पूरी तरह से बर्बाद करके चले गए। चलिए काम किया जाए। भोला अपने काम में लग जाता है। क्या कहूँ, अपने बच्चे के साथ ये तूने क्या किया बलराम? हरिया वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। उस झोपड़ी में रहने से साधना और महेश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। महेश बेटा, आंखें खोलो बेटा। ओ बेटा महेश। जी महेश को बहुत तेज बुखार हो गया है जी, हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। साधना और भोला महेश को लेकर गांव के सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, जहां महेश को दाखिल कर लिया जाता है। देखिए, आप लोग तुरंत महेश का इलाज करवाइए। इसके इलाज के लिए 2 से 3 लाख रुपयों का खर्च आएगा, ठीक है? क्या इतना सारा पैसा? तभी दोनों महेश को घर लेकर आते हैं। अगले दिन अगर बाबा की ये जमीन अच्छी होती तो मैं इसे बेचकर महेश का इलाज करवा देता, पर यह जमीन तो इतनी बंजर है कि ये तो बिक ही नहीं सकती। क्या करूं? जी मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसकी ये तकलीफ देखी नहीं जा रही मुझसे। साधना, 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 मैं अजीत भाई और कुमार भाई के पास जाता हूँ। अब वही इस दुख के समय में हमारी सहायता कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो हमारी सहायता करेंगे? अरे अपने बच्चे की खातिर मैं दोनों भाइयों के कदमों में गिर जाऊंगा, पैर पकड़ लूंगा, उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा। मैं जाता हूँ। हाँ। तभी भोला अजीत के घर आता है तो अंदर सोफे पर बैठे अजीत और अनीता दोनों बातें कर रहे थे। सुनिए जी, आपने और कुमार भाई ने मिलकर
ससुर जी को डरा धमकाकर उनकी ये संपत्ति तो हड़प ली, पर आपका भाई भोला हमारे खिलाफ पुलिस को शिकायत तो नहीं कर देगा? अरे नहीं अनीता, भोला अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा ने मुखिया जी के सामने अपनी संपत्ति हम भाइयों के नाम कर दी है। ये बात दरवाजे के पास खड़ा भोला सुन लेता है। क्या अजीत भाई और कुमार भाई ने बाबा को धमकाया था? भोला अपने घर आता है और साधना को सारी बात बताता है। क्या आपके भाइयों ने ऐसा किया था? जी, हमें तुरंत थाने जाकर पुलिस को ये बात बतानी होगी। नहीं साधना, नहीं। बाबा ने मुखिया जी के सामने संपत्ति का बंटवारा किया था। हम कुछ नहीं कर सकते अब कहाँ से लाएं पैसे? अब हमें अपनी इस बंजर जमीन को खोदकर इसके सारे पत्थर निकालने होंगे। अगर ये जमीन मिट्टी वाली हो गई तो ये आराम से बिक सकती है, क्योंकि अब यही एक रास्ता बचा है हमारे पास। अब भोला सारा दिन कारखाने में मजदूरी करता है और शाम को जमीन खोदने लगता है। अब इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक शाम भोला और साधना अपनी उस जमीन पर बैठे थे। जमीन खोद खोद कर कुएं जितना गड्ढा कर दिया हमने, पर इस बंजर जमीन में तो केवल पत्थर ही पत्थर हैं। अरे मुझे लगा था कि ये जमीन पर ही ऊपर पत्थर होंगे, पर यहाँ तो काफी गहराई तक पत्थर ही पत्थर है। आखिरी वो हिस्सा बचा है, कल उसे भी खोद कर देख लेंगे। अगले दिन कुमार और अजीत जुए में इतना पैसा हार गए थे कि उन्हें उनका घर, खेत, जमीन ये सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है। क्या जरूरत थी आपको जुआ खेलने की? अब कहाँ से देंगे हम पैसे? अगर 2 दिन में उस आदमी को पैसा नहीं मिला तो वो हमारा घर नीलाम कर देगा। इधर कुमार का भी यही हाल था। इधर भोला और साधना उस जमीन के दूसरे हिस्से में खुदाई करने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ जमीन के अंदर एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा निकलता है। अरे मिट्टी का घड़ा, इसमें क्या है? दोनों खुदाई करके उस बड़े से मिट्टी के घड़े को बाहर निकालते हैं। उस घड़े के ऊपर बलराम का नाम लिखा हुआ था। ओह, इस पर तो बाबा का नाम लिखा है। इसका मतलब ये घड़ा बाबा ने यहाँ रखा था। तभी भोला उस घड़े का ढक्कन हटाता है तो उसमें कई सारे सोने के सिक्के थे। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। और इसमें तो कितना सारा सोना है। अरे धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद धन्यवाद। दोनों उस खजाने को देखकर काफी खुश होने लगे। तभी भोला उस खजाने को घर में लेकर आता है और सबसे पहले अपने बेटे का इलाज करवाता है और गांव में एक बड़ा घर खरीदता है। इधर उसके दोनों भाई रास्ते पर आ चुके थे। उनके खेत, अपने पिता का घर, जमीन वो सब भोला खरीद लेता है। एक शाम भोला अपने नए बड़े से घर में अपने बेटे और पत्नी के साथ बैठा था। अच्छा हुआ ना साधना कि बाबा की जमीन, घर और खेत दूसरों के हाथ नहीं गए और समय रहते मैंने उन सब को खरीद लिया। और आपके दोनों भाई रास्ते पर आ गए। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मेरे दोनों भाइयों ने बाबा की संपत्ति को नीलाम कर दिया। मैं बाबा की संपत्ति पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तभी वहाँ अजीत और कुमार और उनकी पत्नियां आती हैं। हमारी मदद कीजिए भोला भाई। भोला भाई, अरे मेरे भाई हमारी मदद करो। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए भोला। हमारे पास न घर रहा न पैसा। हम रास्ते के भिखारी बन गए भोला। भोला अपने भाइयों और भाभियों को अपने घर से निकाल देता है। जी, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए थी। भाभी जी, मैं आप लोगों की सहायता जरूर करता,
पर क्या है कि जिन बेटों ने अपने पिता के साथ और मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं ऐसे भाइयों की सहायता कभी नहीं करूंगा। अरे ऐसा मत बोल भोला, हम कहाँ जाएंगे? जो अपने पिता का नहीं हुआ वो मेरा। खैर, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपकी कोई सहायता नहीं करनी है। नमस्ते। आज नहीं साधना, अगर आज मैं इनकी सहायता कर दूंगा तो इन्हें गरीबी का एहसास नहीं होगा। बाबा कहते थे कि इंसान को असल पैसों की कीमत तब पता चलती है जब वो मेहनत करके खुद से पैसे कमाता है। मेरे भाइयों के लिए ये समय जरूर दुख भरा समय है, पर जब ये मेहनत करके 2 पैसे कमाएंगे ना, तब उन्हें बाबा की बातों का एहसास होगा। इधर भोला के भाई रास्ते में दर बदर भटकने लगे और अपने किए को याद करके खूब रोने लगे। और इधर भोला अपने पिता के खेत में खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगा।